हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स में अध्याय 3 विद्युत धारा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम के नियम का निगमन। ये टॉपिक बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक के इस व्यंजक में बहुत बच्चों को बहुत जगह दिक्कत होता है, परेशानी होती है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं ओम के नियम का निगमन कैसे होता है। ओम का नियम आपको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक। ये डायग्राम बनाया हूँ मैं, कुछ चीज़ें लिख के रखा हूँ जैसे वर्णन है। तो ओम का नियम क्या होता है, देखिए जैसे आपका ये एक चालक तार है, चालक तार समझते हैं आप लोग, एल्यूमिनियम होती है, कॉपर होती है, गोल्ड होती है, सिल्वर होती है। तो चालक तार के सिरों के मध्य जब हम विभवांतर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विभवांतर, ठीक। तो जैसे ही हम इसके सिरों के मध्य विभवांतर लगाते हैं अर्थात विभवांतर होगा V, तो इस परिपथ में क्या होगी, धारा बहेगी। धारा क्या बहेगी, आपका I बहेगा, ठीक है। तो उस चालक की भौतिक अवस्था अर्थात चालक की ताप, चालक की लंबाई, चालक की ताप, चालक की लंबाई, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। चालक की ताप हो गया, चालक की लंबाई हो गया, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब ओम का नियम कहता है कि इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उस पर प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। ओम कहता है, ओम का नियम कहता है किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, लंबाई में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V उस पर प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसकी व्युत्पत्ति हमें करनी है, V अनुक्रमानुपाती I का, तो ध्यान में रखेंगे हमें ये लाना है, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक चालक तार लिया हूँ, ठीक। इसको हम बारीक से देखें, इसको जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से बड़े रूप में दिखेंगे ये। तो हमने एक चालक तार लिया है, चालक तार का नाम क्या है, PQ, इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है। चालक तार के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम है, अनुगमन वेग देखे होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही इस चालक तार को हम किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर कैसे उत्पन्न होगा, मान लीजिए यहाँ से ये प्लस जाके जुड़ा तो यहाँ पे +5 है इनका विभव, ठीक। और इधर से माइनस चार्ज जाके जुड़ा तो इस सिरे का विभव मान लीजिए क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, ठीक। माइनस मत लगाइए, ठीक। इस सिरे का विभव कितना है, 3, और इस सिरे का विभव कितना है, 5। तो 5 और 3, तो विभवांतर कितना होगा, 2 होगा, ठीक। और विभवांतर उत्पन्न होगा तो फिर धारा बहेगा, क्या बहेगा, धारा बहेगा। तो चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है तो इसमें धारा बहती है, इस परिपथ में क्या बहती है, धारा बहती है। तो ठीक, इसको देखिए आप थोड़ा सा इसके वर्णन को देखिए। वर्णन हमने क्या लिखा है, माना PQ एक चालक तार है, देखिए यहाँ पे PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस चालक के एकांक आयतन में, ठीक, चालक की आयतन क्या होती है, A×L, चालक की आयतन क्या होती है, A×L। तो इस आयतन में, एकांक आयतन की बात कर रहे हैं हम, तो इसके एकांक आयतन छोटे से एक हिस्से में इस तरह से, ठीक, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है स्मॉल n, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हम इस गोले हिस्से को कहते हैं, ठीक। इस गोले हिस्से को, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, याद रखेंगे। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल A, तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र E। और विद्युत क्षेत्र E से ही हम इस व्यंजक को स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में आप लिखोगे निगमन करके ऐसे, उसके बाद वर्णन, उसके बाद इसका व्यंजक। चलिए देखते हैं हम लोग व्यंजक में, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
चलिए देखते हैं। चैप्टर 2 में हम विभव के सूत्र से जानते हैं, विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन। तो E का मान क्या हो जाएगा? D इधर लाइए, तो V/D, यह आपको E का मान मिलेगा। ठीक, विभव बटे विस्थापन। ठीक, तो यहाँ पे विभव क्या है हमारे पास? विभवांतर V ले लीजिए, तो E बराबर मिलेगा आपको V बटे विस्थापन अर्थात चालक तार की लंबाई। हमारे पास चालक तार की लंबाई कितनी है? स्मॉल l है, तो E बराबर V बटे L। इसे आप समीकरण 1 देकर यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र E जो है वो बल लगाता है। क्या करता है? बल लगाता है। तो हम अध्याय 1 में पढ़े हैं F इज क्या होता है? Q इंटू E। आवेश पर लगाया गया बल F इज होता है Q इंटू E। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएंगे, तो Q की जगह क्या लेंगे? हम E लेंगे। क्या लेंगे? E। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F इज क्या हो जाएगा? Q इंटू E होता है, तो Q की जगह हम लोगे स्मॉल e और ये हो जाएगा आपका E। अब E का मान हम समीकरण 1 से यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे तो F इज क्या मिल जाएगा आपको? E और कैपिटल E का मान V बटे L हो जाएगा। इसे आप फिर पुनः समीकरण 2 दीजिएगा। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाएंगे। ठीक, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन क्या होती है बताइए? न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग के नियम को कहते हैं। तो इनका सूत्र होता है F इज m इंटू ए। इसे आप समीकरण 3 दीजिएगा। ठीक, न्यूटन के द्वितीय नियम होता है F बराबर m इंटू ए, जहाँ हम स्मॉल m को द्रव्यमान कहते हैं और a को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए आप, दोनों के बायां पक्ष बराबर है। यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी F है, तो दोनों के दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात इनका मान इनके इक्वल हो जाएगा, या ये इसके बराबर होगा या इसके बराबर में ही होगा। तो समीकरण 2 व 3 से, ठीक, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम क्या करेंगे? दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं, तो दोनों के दायां पक्ष को भी हम आपस में बराबर करेंगे। तो दोनों के दायां पक्ष को चलिए हम बराबर कर लेते हैं। तो इसको मैं पहले ले लेता हूँ ना, MA को, तो हो जाएगा MA बराबर EV बटे L, EV बटे L। यहाँ से हम त्वरण A का मान ले लेते हैं, तो स्मॉल m को उधर भेजेंगे तो त्वरण का मान निकल के आ जाएगा EV बटे m इंटू L, और इसे आप समीकरण 4 देख के यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए, एक नया काम करते हैं हम इसमें। क्या नया काम है वो? ठीक, इनमें ज़रूरत की चीज़ें कौन कौन सा है आपका? वो देखिए, चालक तार के अंदर में हम जानते हैं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम चालक तार को किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं तो इनका प्लस चार्ज है, इनमें चलता है, इसके अंदर जाता है, तो यहाँ पे आया प्लस। क्या आएगा? प्लस। अब प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस प्लस के साथ टकराएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आके इस प्लस के साथ टकराएगा। टकराने के बाद उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा, उनका प्रारंभिक वेग शून्य होगा, और पुनः त्वरित होकर ये कुछ इस दिशा में चले जाएगा, इस दिशा में चले जाएगा वो। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले धन से आके टकराएगा, और यहाँ पे इनका प्रारंभिक वेग u का मान होगा शून्य। क्या होगा? u का मान शून्य, और यहाँ से पुनः वो त्वरित होकर v वेग से और आगे बढ़ेगा और इधर जाकर किसी और धन आयन से वो टकराएगा।
क्या करेगा, किसी धन आयन से वो फिर से टकराएगा। तो जब दो धन आयनों से एक इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उनके बीच में लगे समय को हम श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। दो धन आयनों के बीच से लगा समय, जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है, पहले इस धन से टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद प्रारंभिक वेग 0 होगा, लेकिन पुनः त्वरण प्राप्त करके ये फिर गति करेगा v वेग से और एक धन आयन से जाके फिर से टकराएगा। तो जब दो धन आयनों से टकराता है तो उनके बीच लगे हुए समय अंतराल को हम श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल। तो यहाँ पे आप श्रांति काल की परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे श्रांति काल का एक मैं परिभाषा लिखा हूँ। क्या परिभाषा है, इलेक्ट्रॉनों के धन आयनों से दो क्रमगत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमगत, एक टक्कर यहाँ दूसरी टक्कर यहाँ, दो क्रमगत टक्करों के बीच लगा माध्य समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण। क्या लगाएंगे, गति के प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे एक v और है जिसे हम विभवांतर बोल रहे हैं, तो इसको पहचानने के लिए हम ऐसे स्मॉल कर देते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए v तो v ही रहेगा। चलिए इसमें हम इसको पुट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। तो u का मान क्या होगा, 0 होगा। a को रहने दीजिए। समय, लगे हुए समय को हम कहते हैं श्रांति काल, जिसे हम टाउ से दर्शाते हैं। तो ये होगा a इंटू टाउ। तो v इज इक्वल टू 0 को छोड़ सकते हैं और a का मान समीकरण 4 से हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक। समीकरण 4 से ई वी एम एल, तो a की जगह आ जाएगा e और ये v बटे m इंटू एल और बगल का ये टाउ। फिर इसे आप समीकरण 5 दीजिए और यहीं पे इनको फिर छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए फिर क्या होता है, ठीक। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धन आयन से टकराता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। और यहाँ से पुनः त्वरण प्राप्त करके उनका वेग v हो जाता है। उनका वेग क्या हो जाता है, v। तो यहाँ पे हम वेग का क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा हिंदी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, धन आयनों से प्रत्येक टक्कर के बाद, जब जब ये धन आयन से टकराता है इलेक्ट्रॉन, जब जब इलेक्ट्रॉन धन आयन से टकराता है तब उनका प्रारंभिक वेग 0 होता है और पुनः त्वरित होकर उनका अंतिम वेग v हो जाता है। तो धन आयनों से प्रत्येक टक्कर के बाद E का प्रारंभिक वेग 0 तथा पुनः त्वरित होकर अंतिम वेग v प्राप्त करता है। अंतिम वेग क्या प्राप्त करता है, वो v। तो औसत वेग, यहाँ पे औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, अर्थात इनको हम लिखेंगे vd। अब वेग है आपका एक 0, तो ये हो जाएगा 0 और अंतिम वेग है v, तो ये होगा v। और दो वेग हैं तो बट्टे में लिखेंगे हम लोग 2। क्या लिखेंगे, 2। तो vd का मान क्या निकल के आएगा, 0 छोड़ेंगे तो v बटे 2। क्या आ जाएगा, v बटे 2। अब समीकरण 5 से v का मान हम यहाँ पे उठा के रखेंगे, ई वी टाउ बटे एम एल यहाँ पे। तो इसको मैं मिटाता हूँ और बचे हुए व्यंजक को वहीं पे हल करता हूँ मैं, ठीक। चलिए इसे मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ v इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक। ध्यान से देखिए, v का मान ई वी टाउ बटे एम एल, तो v की जगह रखेंगे ई वी टाउ बटे एम एल। तो समीकरण 5 से मान रखने पर तो vd का मान आपको मिलेगा अनुगमन वेग बराबर ई वी टाउ एम एल, नीचे का 2 है तो ई वी टाउ एम एल, सामने में देखिए 2 है तो सामने में क्या लगाएंगे हम लोग, 2 लगाएंगे। अब धारा और अनुगमन वेग का आप संबंध देखे हो, क्या होता है उसका रिलेशन, धारा और अनुगमन वेग से धारा और अनुगमन वेग का संबंध होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये होता है धारा और अनुगमन वेग के संबंध का अभिष्ट व्यंजक। जस्ट ऊपर vd का मान हम लोगों ने निकाला है, vd का मान, तो vd का मान यहाँ पे रख दीजिए, ठीक। यहाँ पे ये vd दिख रहा है ना, ऊपर से ये मान उठा के रखिए। तो I बराबर मिल जाएगा हमको एन ई ए vd का मान ई वी टाउ बटे
2ml, यहाँ से कुछ कटेगा? कुछ भी नहीं कटेगा, e और e का स्क्वायर हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू n, e और e गुणा हो जाएंगे तो e का स्क्वायर a v टाउ डिवाइड बाई 2ml। अब ध्यान दीजिए, ओम के नियम लाना है हमको, तो ओम का नियम होता है v अनुक्रमानुपाती I। क्या होता है? v अनुक्रमानुपाती I। तो यहाँ पे हमारे पास I है और यहाँ पे आपका v है, तो v को आप एक काम करिए, सिंगल करिए। क्या करिए? सिंगल। तो v को छोड़ के बाकी सभी को इधर उधर पक्षांतर करिए। देखिए कैसे पक्षांतर होगा। 2ml I की तरफ जाएगा, 2ml I की तरफ जाएगा, n नीचे आएगा, e स्क्वायर नीचे आएगा, a नीचे आएगा, v को छोड़ेंगे, टाउ नीचे आएगा, बराबर इधर सिर्फ बचेगा आपका v। ध्यान से देखें, 2ml यहाँ गया I के पास, अच्छा यहाँ I लिखता हूँ मैं, ये I चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2ml I के सामने गया और n e स्क्वायर a और ये टाउ यहाँ आ गया, यहाँ पे बच्चा सिर्फ v। अब हम इस v को इधर लिखते हैं, ठीक, या करके आप लिख दीजिए v बराबर 2ml बटे n e स्क्वायर a टाउ इंटू बगल का आपका I है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अब किसी चालक की ताप यदि नियत है, लंबाई नियत है, तो 2 भी नियत होगा, m भी नियत होगा, पूरे के पूरे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियतांक। और ये जब नियतांक हटेगा, तो v बराबर का चिन्ह बनेगा अनुक्रमानुपाती, और पूरे नियतांक को हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती होगा और बगल का आ जाएगा आपका I। और इसी को हम कहते हैं ओम के नियम। क्या कहते हैं? ओम के नियम। ध्यान दीजिए आप, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसी को लेता हूँ, v अनुक्रमानुपाती I, तो v बराबर यहाँ पे हम एक नियतांक r लगाते हैं। अब देखिए, जब हम किसी को नियतांक बोल रहे हैं तो नियतांक को हटाएंगे तो हम बराबर के चिन्ह को क्या बनेंगे? अनुक्रमानुपाती, और v का v और I का I। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे को नियतांक बोला है तो इसको हमने हटा दिया, तो बराबर को हमने लिखा अनुक्रमानुपाती, और v और बगल का आपका I हो जाएगा। अब इस पूरे को हम एक काम करते हैं, r ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? r। तो यहाँ से फिर से लेंगे हम, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा r और बगल का आपका I। जहाँ बता दीजिए आप, जहाँ r इज इक्वल टू 2ml n e स्क्वायर a टाउ है। क्या है? 2ml n e स्क्वायर a टाउ है। बगल में आप ब्रैकेट लगा के नियतांक लिख दीजिएगा, ठीक, बगल में आप ब्रैकेट लगा के नियतांक लिख दीजिएगा, और इसे ही हम कहते हैं ओम के नियम। तो हम लास्ट में लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक, ओम का नियम हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से ओम के नियम का निगमन सिद्ध होता है। यहाँ पे ये अलग है ना, याद रखेंगे इसको, ठीक, ये अलग है, ये इस तरह से। तो आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।